हे मैं लवलीज़ पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस ब्लड लाइन वाली वन शॉट को। जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा कि जो विंग था वो अपने डैड से गले लग रहा था, क्योंकि उसके डैड ने बिजनेस के कुछ बेसिक्स सिखाए थे एंड देन उसे इम्प्रूव करना सिखाया था। क्योंकि जितना ज़्यादा हम सक्सेस होते हैं उतना ज़्यादा हमें ग्राउंड लेवल पे जीरो बनना होता है। कभी भी सक्सेस हमारे सर चढ़कर नहीं बोलना चाहिए। कभी भी हम जब कुछ अचीव कर ले तो ईगो में नहीं आने चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ही सर्वे सर्वा हो। जिस दिन अगर आपके बातों से, आपके बिहेवियर से ऐसा लगे, अब लोगों को लगने के लिए तो बहुत कुछ लग जाता है, लेकिन आपको अगर खुद ऐसा लगे, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई सक्सेस को एक सक्सेस बेसिक्स पर ही लेने चाहिए। और वैसे भी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो सीईओ होते हैं, वो सेलिब्रेसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो एक टीम बनाते हैं 6 से 8 लोगों की, और वो 6-8 लोग अपने अपने डिवीजन में, अपने अपने डिपार्टमेंट में अदर अदर लोगों के साथ में मिल करके, जिसके अंदर में 50, 60, 80 जैसे लोग होते हैं, उनके साथ में काम करते हैं। लेकिन जो बड़े हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, या फिर कोई छोटे से स्टार्टअप के जो हेड होते हैं या सीईओ होते हैं, वो ओनली फॉर 6 से 8 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और 20 से 25 लोगों का शेयर होल्डर या फिर 50 लोगों का शेयर होल्डर का एक सम्यक बनाते हैं एंड देन काम करते हैं। क्योंकि जितना कम लोग उतने ज़्यादा एडवाइस, और जितने कम एडवाइस उतना ज़्यादा फोकस्ड, और टाइम की बचत होती है। दैट्स वाई हमें एक पूरा का पूरा एक सेटअप एरिया बनाना होता है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो अकेले मत करो। अपने साथ 2 से 3 बंदे ऐसे रखो जो आपके लिए लॉयल हो 100%, एंड देन वो आपको काम करके दे। तो एक पूरा का पूरा रूल सिस्टम के साथ में अगर आप ऐसे करते हो तो 100% श्योरिटी है कि आप सक्सेस को अचीव कर ही लोगे। तो ये सारी चीजें जो एक बिजनेस के लिए होती है, वो विंग के पापा ने विंग को समझाया था, क्योंकि विंग की पर्सनालिटी डुअल पर्सनालिटी थी। हाँ, अरीबा ने कहा था दीदी वो तो इग्मा है, और मैंने जहां तक तो देखो, मुझे वो नहीं पता। अगर तुम चाहते हो कि मैं वांगजी को प्रेग्नेंट कर दूं, अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं वांगजी को प्रेग्नेंट कर दूं, प्लीज कमेंट में लिखना मुझे। क्योंकि अरीबा ने बोला था यार दी इग्मा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, तो मैं वांगसियन चलाती हूँ। अब इग्मा हो या अल्फा हो या व्हाटएवर कुछ भी हो, प्रेग्नेंट तो हमारा विंग ही होगा, चाहे वो जैसे हो। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं, क्योंकि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट में मैं वापस में लाऊं, तो मैं वांगजी को प्रेग्नेंट कर दूंगी। प्लीज कमेंट में आप लोग बोलना था थोड़ा सा, क्योंकि ये अरीबा का डिमांड था। ठीक है, देन चलो हम आगे चलते हैं। ओके, सबको समझाने के बाद बीइंग वापस से आता है, ड्रॉ खोलता है एंड देन उसमें से पिक्चर निकालता है वांगजी की। उसे देखता है और कहता है, हे तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्योंकि अगर तुमने मुझे उस दिन धुतकारा नहीं होता, मेरी बेइज्जती नहीं करी होती, तो आज मैं अपने आप को प्रूव करने में 5 साल की जगह पे शायद 10 साल लगाता। पर थैंक यू कि तुमने मुझे मेरी जगह दिखाई थी। एक बात तो मैं समझ गया हूँ कि लोग तुम्हें तुम्हारे कपड़े से, जूते से और पैसे देख कर जज करते हैं, ना कि तुम्हारी अच्छाई देख करके। तुम कितना भी अच्छा हो लो, तुम कितना भी सच बोल लो, बट अगर तुम उसके काम के नहीं हो तो तुम्हारी वैल्यू उसकी नज़र में जीरो है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देन थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा ढीठ, इतना ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, और मुझे पीछे से पुश बैक देने के लिए। थैंक यू जानवांग जी। ये बोलकर विंग उस ड्रॉ को गुस्से में बंद करके वापस काम करने लगता है। हान, जो कि किसी काम से अंदर आ रहा था, वो जैसे उसने ड्रॉ टक की सुनता आवाज, वो भी डर गया था। एंड देन जब देखता है कि विंग का फेशियल एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो रखा है, क्योंकि विंग नॉर्मली शांत रहता था और कुछ बोलता नहीं था ज्यादा, और अपने हाथ वो अकेले में बड़बड़ करता था, पर सबके सामने में शांत रहता था। अपने हाथों को ना मुट्ठी बनाए हुए, तो हान समझ गया था कि विंग गुस्से में है। आते ही कहता है, क्या बात है? विंग उसे देखता कहता, कुछ नहीं, सर में थोड़ा सा दर्द है, एक कॉफी मिलेगी क्या? तो हान कह देता है, ठीक है, वैसे ये एक बार चेक कर लो, मैं अभी जस्ट बोर्ड मीटिंग में ही जा रहा हूँ। तो विंग कहता है, इतना बोलकर हान वहां से कॉफी लाने के लिए चला जाता है। विंग उन सारे फाइलों को एक बार रीचेक करता है, जो गलत था उसे दोबारा से ठीक कर देता है, और वो चेक आउट करके रखा हुआ था। हान के आते ही उसे दे देता है और उसे समझा भी देता है कि कहाँ पे उसने करेक्शन किया है, एक बार रीचेक कर ले। हान ओके बोलकर वहां से निकल जाता है और अपनी तरफ से सीचन भी, नहीं, जियांग छे,
जांग जिंग भी अपनी कंपनी से निकल गया हुआ था। और उसके बाद एक सम्यक बैठक होती है जहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स और प्रोजेक्ट को लेकर के बातें होनी थी। एज यूजुअली वांग जी और सीचन दोनों आए हुए थे। जैसे ही जियांग चिंग सीचन को देखता है, उसका तो मतलब समझो तलवार हर मगज पे चढ़ गया था, मतलब कि गुस्से के मारे नाक मुंह बन गया था उसका। अंदर से घूर कर देख रहा होता है। हान उसे कहता है, सर आप अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल कीजिए, आपकी सेक्रेटरी वो बेहोश ही हो जाएगी। इतना बोल करके जब वो पीछे देखता है तो रोजी जो थी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। अगाउ तो वो तो रोजी को संभालने में लगा हुआ था, जिसे देखकर झांगचिंग की तो भौहें चढ़ गई थी और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों हो? तो वो दोनों कहते हैं, आप अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल कीजिए सर। फिर ना चाहते हुए भी हमारे जियांगचिंग को थोड़े से अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। एंड देन सीजन को देखकर भी लाइक ऐसे करके वहां से वो पास ऑन हो जाता है। वांग जी सीजन के पास आते हुए कहता है, ये हर वक्त आपको देखकर ऐसे क्यों बनाते रहता है? सीजन कहता है, पता नहीं, वैसे भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो जो हमारा वांग जी था वो कहता है, आपको नहीं लगता कि वो एक अल्फा है और आपको इस तरह से इंटरेस्टिंग बोलना अजीब साउंड कर रहा है? तो सीजन कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैंने माना कि एक ओमेगा की तरफ हमारा अट्रैक्शन होना चाहिए क्योंकि वो हमें बेबी देते हैं एंड देन हमारे फैमिली को ऊपर लेके जाते हैं। पर जरूरी थोड़ी है कि हम हर बार बेबी के वजह से या फैमिली की वजह से एक ओमेगा को ही चूज करें। अगर हमारा मन किसी अल्फा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी कहता है, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो कहता है, नहीं ऐसे होते हैं जो हमें यूनिक चीजें पसंद आती है, तो ऐसे अजीब गरीब चीजें हमें पसंद आ जाती है। ये बोलकर सीचन वहां से कहते, चलो छोड़ो, हम सेमिनार हॉल में जा रहे हैं। वापस से सब लोग वहां पे बैठे हुए थे और अपने अपने कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे जो पोर्टफोलियो उन लोगों ने बनाया हुआ था। अब उन्हें चेक करना था एंड देन उसको वोटिंग के आधार पर सिलेक्ट करना था। एज यूजुअली जो हमारा वी कंपनी था उसे हमारा हान रिप्रेजेंट कर रहा होता है। विंग ने और हान ने मिलकर पोर्टफोलियो काफी अच्छा बनाया हुआ था, लेकिन सबका एक ही सवाल था कि आप जो भी सीईओ है उसकी आप सेक्रेटरी पीए जो भी बोलो है तो वो कहाँ है, क्योंकि कंपनी की तरफ से उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हान बहुत ही आराम से पोलाइट वे में आंसर करते हुए कहता है, सर स्टडी कर रहे हैं क्योंकि सर अभी छोटे हैं ना, दैट्स व्हाई। वो नेक्स्ट आप लोगों से बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग प्लीज उनके काम पर ध्यान दीजिए। क्या ये पसंद नहीं आया? अब हालांकि विंग ने कोई कसर छोड़ा तो नहीं था, काम के बारे में कोई बुराई कर भी नहीं सकता था। इवन वांग जी भी इम्प्रेस्ड हो गया था उसके इस पोर्टफोलियो को देख करके, क्योंकि सॉलिड प्रोजेक्ट बना के लाया था। कितने सारे फ्रेंचाइजीज ओपन करने हैं और कैसे मेंटेन करना है, कितना खर्च होगा, कितना मतलब उसने हर एक छोटे छोटे चीजों का ना बिल्कुल परफेक्ट हिसाब लगाया हुआ था। प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा वो सब ऐड करा हुआ था। शेड्यूल वाइज भी उसमें टाइमिंग सेटिंग करा हुआ था। दैट्स व्हाई वो पोर्टफोलियो बिल्कुल परफेक्ट था। तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। ऑब्वियसली हान को पता था कि ऐसा होगा एंड देन फाइनली वापस से एक बार फिर से जियांगचिंग और विंग के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया गया था। वैसा नहीं था कि उन दोनों का प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था तो बाकी अदर्स की, क्योंकि 5 प्रोजेक्ट एक बार में सिलेक्ट होते हैं, पर फर्स्ट राउंड में हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट विंग का और जियांगचिंग का सिलेक्ट हो गया था क्योंकि दोनों ने एक साथ ही रिप्रेजेंट करा हुआ था। दैट्स व्हाई इससे दोनों कंपनी को फायदा भी हो रहा था। वांग जी अब तो और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया था इसके सीईओ को मिलने के लिए। जब वहां से निकलने के साथ ही वांग जी हान के पास आते हुए कहता है, हेलो मिस्टर हान। हान उसके पास आकर कहता है, जी। तो कहता है, क्या मैं आपके मिस्टर सीईओ से जो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हान स्माइल करते हुए से कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे सर किसी भी एड़े गड़े से नहीं मिलते हैं। भाई साहब वांग जी की जली थी, मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने एक थप्पड़ खींच के मारा हो उसको। वांग जी कहता है, मैं एड़ा गहरा नहीं हूँ। अब हान ने एक दो बार ना वांग जी की पिक्चर ना विंग के ड्रॉ में देखी हुई थी। दैट्स व्हाई उसे फुल रीजन तो नहीं पता है कि क्या है, पर विंग को उसके बाद ना मूड ऑफ होते हुए देखा हुआ था उसने, और उस दिन वो ड्रॉ को पटक के बंद किया था। तो हान समझ गया था कि पक्का इसी का पिक्चर देख के। तो वो कहता है, मैंने कहा ना सर, आपके अलावा पूरी दुनिया में सबसे मिल लेंगे बट आपसे तो कभी नहीं मिलेंगे। इतना बोलकर सीधे वहां से निकल जाता है। जब ये वांग जी सुनता है तो उसको मतलब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया इसके सीईओ के साथ में। अब वो अपनी तरफ पॉइंट कर रहा था। सीचन आते हुए कहता, क्या हुआ ब्रो? वांग जी कहता है, उसने कहा कि इसका जो सीईओ है वो मेरे अलावा पूरी दुनिया में सबसे मिल लेगा लेकिन मुझसे नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों बोल के गया?
तो सीजन हंसने लगते हैं और कहते हैं हो सकता है कि कॉलेज के टाइम पे तुमने किसी का दिल दिखाया हो और आज वो तुमसे बदला लेने आया हो। ये बोलकर सीजन भी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। भांगजी तो बेचारा करते हुए देखता ही रह गया था। अब वो सोच रहा था कि किसका किसका मैंने दिल तोड़ा था और किसको किसको मैंने रिजेक्ट मारा है, जो मुझे मतलब इस लेवल पे हेट कर रहा है। और इसमें विंग के बारे में भी वो सोच रहा होता है। सोचते सोचते वापस से वो वी कॉर्पोरेशन से क्रॉस कर रहा था। वो बिल्डिंग को देखता है एंड देन वापस से हमारा वांगजी, उसका ना हार्ट पैल्पिटेशन होना स्टार्ट हो गया था। विंग और वांगजी के बीच में कोई बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ था, जो मेड बॉन्ड होता है वो नहीं बना था, लेकिन हार्ट का बॉन्डिंग बन चुका था, सब कॉन्शियस लेवल पे बॉन्डिंग क्रिएट हो चुका था। दैट्स वाई जब वहां से क्रॉस करता है ना तो वांगजी का हार्ट ना पैल्पिटेट करना स्टार्ट कर देता है। इस पैल्पिटेशन की वजह से ना वो बहुत ज्यादा घबरा भी रहा होता है एंड देन अपने टाई को थोड़ा ठीक कर रहा होता है। ड्राइवर की तो आंखें चढ़ गई थी क्योंकि वांगजी ने फेरोमोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। और वो कार रोकते हुए कहता सर, कार जस्ट वी एम्पायर के सामने रोड के दूसरी साइड लगी हुई थी। और वो ड्राइवर जल्दी जल्दी से मास्क वेयर करता है कि वो और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके बाद क्रिस कहता है सब ठीक है। वांगजी कहता है पता नहीं क्यों जब भी मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो आसपास है। और ये बोल करके उस कॉर्पोरेशन को देखता है एंड देन कहता है चलो यहाँ से। फिर वो लोग वहां से क्रॉस साइड हो लेते हैं और वही दूसरी तरफ विंग, जो कि विंडो के साइड खड़ा होकर के बाहर की तरफ ही देख रहा था। अब रोड पे हजारों लाखों गाड़ियां थी, लेकिन बीइंग भी उस कार को देख रहा था जो रोड कॉर्नर पे लगी थी, पर बीइंग को पता नहीं है कि वांगजी की कार है। अचानक से उसके हार्ट में भी एक अजीब सा दर्द होना स्टार्ट हो गया था। वो कॉफी का मग लिए हुए बाहर की तरफ देखते हुए खुद से कहता है कि किस तरह का एहसास है जो हर बार ऐसा लगता है जैसे कि कोई छू कर निकल गया हो। विंग, ये तुम्हारे अल्फा का एहसास बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो तुमसे कूड़हाट नफरत करता है और तुम उसे अपना अल्फा तक नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो ओनली फॉर एक वन नाइट स्टैंड था। दैट्स इट। और उसने बेबी को, मुझे, सबको रिजेक्ट कर दिया। ये बोलते हुए वो वापस से अपने दूसरे वाले फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा है, जिससे कि वांगजी का कनेक्शन ना कट गया था। दैट्स व्हाई वांगजी थोड़ा सा नम पड़ गया था। उसके बाद वो कहता है मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। उसने मुझे बहुत रुलाया है और बहुत परेशान भी किया है। उसकी यादें और वो रात मुझे हर रोज हंट करती है, पर मर्जी तो हमारी थी ना। फिर ये बोलता है विंग कि और मैं उसके फेरोमोन से इफेक्ट भी हुआ था, बट मैंने उसे, और इतना बोलने के साथ ही वो वापस से चुप हो जाता है। अब ऐसे करके मतलब 3-4 दिन बाद विंग नॉर्मली अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुका था। निंगजी और इवान दोनों बहुत खुश थे और घर पे काम ऐसे ना खेल रहे होते हैं। अगले दिन इन दोनों को ना कैंपेन के लिए जाना था, जिसकी वजह से वो तैयारी कर रहे होते हैं। विंग और उसके डैड जब घर आते हैं तो इवान और निंगजी बताते हैं कि मम्मा पापा मुझे ना कैंपेन के लिए जाना है, तो मैं ये चीजें लेके जा रहा हूँ और ये बचा हुआ है, आप मुझे मंगा दो। तो जो हमारा विंग था वो हान को वो सब कुछ फेरिस थमा देता है एंड देन बोल देता है कि लेके आ जाओ, बच्चों को जरूरत का है। तो वो बोल देता है ओके है। फिर विंग घर में आकर दोनों बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। खाना वाना हो जाने के बाद निंगजी को लेकर के विंग आया हुआ था क्योंकि निंगजी की तबीयत थोड़ी सी डल लग रही थी। वो पूछता है बाबा अगर आप ठीक नहीं हो तो आप मत जाओ ना। तो इस पे इवान कहता है बट मॉम अगर हम लोग नहीं गए तो हमारे स्कोर काट लिए जाएंगे। कितना सुनना हुआ ही था तो विंग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। दैट्स व्हाई वो कह देता है ठीक है, पर इसका ख्याल रखना, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। इवान कह देता है हाँ ठीक है मम्मा। वैसे भी इवान जो था वो अल्फा था और जो निंगजी था वो ओमेगा बच्चा था। दैट्स व्हाई तो उस एक्चुअली में वो भी ओमेगा नहीं था, उसमें भी ओमेगा और इग्मा के सिम्टम्स दिख रहे थे। दैट्स व्हाई इसकी तबीयत फिर से बिगड़ रही थी, जिस तरह से विंग की तबीयत बार बार खराब हो जाती थी। तो अभी ये सिम्टम्स ही दिख रहे थे, कंफर्म नहीं हुआ था कि ये लक्षण निंगजी में आए हैं या फिर नहीं आए हैं। विंग को थोड़ी सी चिंता हो रही थी, पर फिर भी वो दवाई वाई दे करके उसे दोनों को सुला देते हैं। अगले दिन सुबह विंग दोनों बेबी को अच्छे से रेडी करने के साथ ही उसे स्कूल ट्रिप के लिए भेज देते हैं। उसी दिन जो हमारा वांगजी था उसे वापस से लैंड्स देखने के लिए जाना था और ये लोग जहाँ पे गए हुए थे वांगजी को उसी साइड जाना था। तो वांगजी भी सुबह सुबह निकल गया हुआ था क्रिस को लेकर के, और ये दोनों की बस और कार ना आगे पीछे थी।
वांग जी, उसके दिल में फिर से एक अलग सा एहसास हो रहा था, लेकिन इस बार घबराहट और बेचैनी वाली नहीं, एक अच्छा एहसास, एक अजीब सा अपनापन वाला एहसास। और वो इसलिए क्योंकि निंजी ना बाहर सर निकाल करके और बाहर के पूरे भुज को देख रहा होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ झांकते हुए। और सिंगल वे होने की वजह से, क्योंकि वो लोग हिल स्टॉप की तरफ जा रहे थे, दैट्स वाई कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं था। तो वो कार और वो बस ऐसे ना पीछे पीछे चल रही होती है। फाइनली जब लोग वहां पे वो आ जाते हैं तो सारे बच्चों को उतार करके उनको बैग दे दिया जाता है और उन्हें वहां तक ले जाया जाता है जहां पर ले जाना था, हिल स्टॉप वगैरह पे। अब इधर वांगजी और क्रिस वो दोनों आ जाते हैं लैंड्स देखने की तरफ। पहले अच्छे से वो सारे लैंड्स को देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या निकाला जा सकता है, ये लैंड हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो वो रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाता ही लगाता है, क्योंकि जैसे गोल्ड की दाम में हमेशा बढ़ोतरी होती है, वैसे प्रॉपर्टी भी बिकती ही बिकती है और वो बहुत दाम पे बिकती है, दैट्स वाई। तो वो यहाँ पे आया था वो देखने के लिए, ताकि वो यहाँ पे एक रिसोर्ट खोल सके। फिर वो कई जगह पे ऐसे लैंड्स को चेक आउट कर रहा होता है। अभी वो फिलहाल से एक एक हाई हिल स्टॉप पे था और वहाँ का व्यूज काफी अच्छा था। वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा रिसोर्ट और सटा हॉर्स जो क्लाइंबिंग करते हैं वो, और मतलब बहुत सारे ऐसे सीन अगर देखा जाए तो हॉर्स राइडिंग के लिए भी सही था। नीचे से ऊपर से नीचे से ऐसे जाने के लिए रास्ता भी सही था। वो पॉइंट सही लग रहा था। तवांग जी ना उस जगह को अच्छे से देख रहा होता है। रिसोर्ट का उसने थोड़ा बहुत ना ऐसे सेट भी कर लिया था कि कैसे कहाँ पे क्या रहने वाला है एंड देन कितना खर्चा होने वाला है। और वहाँ पे ना थोड़ी दूर आगे, मतलब वहां से 2-3 किलोमीटर आगे, एक बुद्ध भगवान की पुराना सा टेम्पल भी था जहाँ पे बच्चों को लेके जाना भी था उन लोगों को। दैट्स वाई ये जगह काफी अच्छा था। एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट की तरह देखा जाए या फिर एक बिजनेस मॉडल के तौर पे देखा जाए तो वांग जी ना उस जगह को चेकआउट कर रहा होता है। वहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्ट और होटल्स वगैरह बने हुए थे। वो सब जब चेक कर ही रहा होता है कि निंगजी और कुछ बच्चे भी उस साइड आ करके खेल रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे होते हैं। निंगजी के हाथ में भी छोटा सा वो कैमरा नहीं होता जब पिक्चर क्लिक करो और उसमें से तुरंत फोटो बाहर आते हैं, देन ऐसे सुखाओ हवा में तो सूख जाते हैं। वो वाले कैमरा दे करके ना जब ऐसे क्लिक क्लिक कर रहा होता है ना वांग जी, और फिर एक नजर उस बच्चे को देखते हैं, देन वापस से उस लैंड को देखने लगे थे। वो सारे बच्चे ना क्लिक करते करते वहीं पे थे और आसपास ऐसे छिटपुट हो गए थे। निंग जी जिसे अपने पापा के संपर्क में आते ही जैसे एक अल्फा और वापस एक ओमेगा फेरोमोन्स के जिससे कांटेक्ट होता है ना, निंगजी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। क्योंकि आखिर में था वो उसका बेटा ही। निंगजी के ऊपर भी कभी अल्फा का ये जो सेनग्लैंड वाला फेरोमोन्स था वो हावी हो जाता था, तो कभी ओमेगा वाला, और कॉन्फ्लिक्ट कर देता था। दैट्स वाई वो अंदर से थोड़ा सा डिजीनेस जैसा उसे फील हो रहा था और बोल सकते हैं कि बेहोशी जैसी आ रही थी उसे। ये करते करते जैसे वो वहां पे पिक्चर क्लिक करने के साथ ही मुड़ता है तो फटक से गिर जाता है नीचे। ये देखकर क्रिस और वांगजी दोनों उस तरफ भागकर आता है और उसे उठाते हुए कहते हैं, हे हे। पर वो छोटा सा बच्चा कोई आंसर नहीं करता है। वांगजी थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा क्रिस। वो बच्चे को उठाकर कैंप वाले लोगों के पास लाता है। उसके टीचर बोलते हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल तो बहुत दूर है। युआन भी काफी डर गया था उसे देखते ही। वांगजी कहता है, हे लिटिल चैम्प, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वांगजी को ना युआन याद था क्योंकि वो उसे वहां तक छोड़ने जो आया था। युआन कहता है, ये मेरा भाई है, इसे क्या हुआ है? वांगजी कहता है, ये बेहोश हो गया है और हम इसे हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। तो एक मैम और वांगजी, क्रिस और युआन, निंगजी, इतना लोग उस बच्चे को लेकर के, आई मीन की निंगजी को लेकर के हॉस्पिटल के लिए लगा जाते हैं। बाकी सब लोग वो लोग को देख रहे होते हैं। हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लेने के बाद मैडम बहुत ज्यादा परेशान थी और इवान से कहती है कि अपने मम्मा को बोलो यहाँ आने के लिए ताकि वो बेबी को ले जाए। तो इवान कहता है, ठीक है। तो फिर वो वांगजी से फोन मांगता है और वांगजी वो फोन दे भी देता है। उसमें वो विंग को कॉल करके कहता है, मम्मा निंगजी का तबीयत खराब हो गया है, आप जल्दी आ जाओ। तो विंग बोल देता है कि आप कहाँ हो। फिर वो कहता है उसे कि अंकल आप लोकेशन शेयर कर दो। तो वांगजी लोकेशन शेयर कर देता है और वो भी युवान के पास बैठा हुआ था। उधर विंग और हान वो भी निकल चुके थे निंगजी को देखने के लिए। अब इधर वांगजी थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आता है तो कहता है कि ये बिल्कुल सही है, इनहेबिटर फेरोमोन्स ज्यादा इस शायद से आसपास की चीजों की वजह से ये मतलब प्रॉब्लम में आए हैं, तो मैंने उसे दे दिया है, अब वो ठीक है। इतना बोलने के साथ ही वो निंगजी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देता है और बोलता है कि इसे हमें तब तक 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा ताकि हम फिर से उसे रीचेक कर सकें।
तो वांग जी और वो लोग वहीं पे थे। वो मैडम भी कैंप में फोन करके बोल देती कि निंग जी ठीक है, और वो उन लोगों के साथ है जब तक कि उसकी मम्मा नहीं आ जाती है। फिर वांग जी ने युवान से पूछता है, तुम्हारी मम्मा का नाम क्या है? तो जो युवान था वो बोल देता है कि विंग। ये सुनकर वांग जी उसके पैर तले एकदम जमीन खिसक गई थी, और वो कहता, क्या कहा तुमने? युवान कहता है, हाँ विंग। वांग जी कहता है, सच में? युवान कहता है, और वो तो आते ही होंगे ना? फिर वो कहता है, और तुम्हारी नाना जी का नाम? युवान कहता है, मेरे नाना जी का नाम? वी चांग से। इतना सुनना हुआ ही था कि क्रिस और वांग जी दोनों मतलब उसके होश उड़ गए थे, और कहता, वी एम्पायर का सन? इतना सुन करके वो लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर भी वो युवान से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछते हैं। देन कहते हैं, तुम लोग कब से यहाँ रह रहे हो? तो वो बता देता है कि हम लोग कब से यहाँ रह रहे हैं, हम लोग तो हमेशा से यहीं रह रहे थे, हम कहीं नहीं गए। तो फिर वांग जी कहता है, और तुम्हारे पापा कौन है? तो युवान कहता है, मेरे पापा? मेरे पापा नहीं है। मम्मा ने कभी बताया नहीं हमारे पापा के बारे में, और हमने भी कभी पूछा नहीं। इस पे वांग जी कहता है, और क्यों? हिवान कहता है, क्योंकि मैंने मम्मा को रोते हुए देखा है, अगर मैं पूछूंगा तो वो परेशान हो जाएंगे ना। वो बहुत मेहनत करते हैं घर में, नानू के लिए, हम सब के लिए। नानू ने उन्हें उन्हें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला हुआ है। अगर वो नहीं करेंगे तो तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम कभी नहीं पूछते। क्या गलत है? वैसे वो जो कोई भी होंगे, उनकी भी अपनी खुद की मजबूरी रही होगी। ये बोलकर युवान अपना सर नीचे करके खड़ा था। तो वांग जी को ना उसके मतलब फेस और उसके फेरोमोन्स की वजह से ना एक अजीब सा ना लगाव हो रहा था, क्योंकि बच्चा था। एक सॉफ्ट जो हार्ट हार्ट टचिंग फीलिंग आती है बच्चे को देखकर, तो वो हो रहा था। तो अचानक ही वांग जी युवान को गले लगा लेता है, बिना कुछ बोले उसके बैग को सहला रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ अमूमन 3 घंटे बाद विंग और हान भी वहां आ गए थे। रिसेप्शन पे आकर पूछते कि एक बच्चे को अभी काम से लाया गया है, वो कहाँ है? वो रिसेप्शन बता देती है। विंग जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे, अचानक से वांग जी उसकी घबराहट बढ़ने लगी थी, और वो युवान को गोद में लिए हुए था। विंग जो कि आते ही मतलब एक नर्स से पूछती है कि यहाँ पे एक 5 साल के बच्चों को लेकर आया गया था, वो कहाँ है? वो नर्स इशारा करती है उस तरफ, और वो जैसे वहां आता है, वांग जी को बैठे हुए देख करके विंग के पैर रुक जाते हैं, और वो उसे देखता है और देखता ही रह गया था। मतलब मानो कि एक बीच में ना थंडर लाइन खिंच गई हो। वांग जी शिवान को गोद में लिए हुए था, जो कि सो चुका था, और विंग ये नजारा देखकर शॉक था, क्योंकि बाप और बेटा एक दूसरे के पास इतने करीब गोद में, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वांग जी आते ही विंग पहले युवान को उसने क्रिस को दे दिया था, और वो अभी भी सो रहा था। उसे कहता है, क्या ये तुम हो? भी उसे देखता नहीं है, एंड देन आगे बढ़ जाता है, रूम सबको चेक करने लगता है। फिर वो निंगजी वाले रूम को देखता है, अंदर आ जाता है। वांग जी एक बार तो युवान को देख रहा था, फिर विंग को देख रहा था, और अंदर निंगजी को देख रहा था। बीच में मतलब न इधर न इधर, बीच में खड़ा होकर के तीनों को देख रहा होता है। क्रिस को फिलहाल से कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वांग जी की बढ़ी हुई बेचैनी क्रिस के माथे पे साफ दिख रही थी। वो जो नर्स जो टीचर थी, वो भी थोड़ा सा परेशान हो रखी थी, और कहती है, प्लीज आप अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल कीजिए। वांग जी कहता है, हाँ हाँ। फिर वो अंदर आता है, तो हान ना उसको ग्रीट करके चला जाता है। विंग निंगजी के फोरहेड को ऐसे टच करते हुए उसके हाथों को ना किस कर रहा होता है। तो वांग जी उसके पीछे आता और कहता है, विंग क्या ये तुम्हारा बच्चा है? विंग बिना देखे उसे कह देता है, हाँ। क्यों नहीं होना चाहिए? तो वांग जी कहता है, और और क्या तुम? विंग कहता है, और क्या? यही कि ये बच्चे किसके हैं? तो ये बच्चे मेरे अल्फा के हैं। और कुछ? वांग जी उसे देखकर कहता है, अल्फा? कौन अल्फा? हाँ। विंग अपने बेबी को अच्छे से टक करता है, देन उसके सामने में आते हुए कहता है, तुम्हें उससे मतलब? तुम्हें तो वैसे भी गरीब कितनी सा एकदम कमजोर सा ओमेगा नहीं पसंद था ना, सॉरी अल्फा। वैसे तुम्हें क्या लगता है? तो वांग जी सॉफ्ट होते हुए कहता है, तुमने कहा जैसा कि अल्फा, तो एक अल्फा कभी प्रेग्नेंट नहीं होते, फिर तुमने बच्चे को जन्म कैसे दिया? विंग उसे कहता है, सही सवाल किया तुमने। जन्म देना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। एक्चुअली में मेरे अंदर डुअल पर्सनालिटी है। जब मैं प्रेग्नेंट था तब तक तो बहुत ठीक था। उस समय मेरी पर्सनालिटी स्टेबल नहीं हुई थी।
वांग जी, दैट्स वाई मैं प्रेग्नेंट हो चुका था। लेकिन जैसे ही मेरी पहली हीट बोलो या रट आई, पहले दिन तो वो रट थी, दूसरे दिन वो हीट में कन्वर्ट हो गई। जिस दिन मुझे अपने अल्फा का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और तीसरे दिन ये दोनों मुझे परेशान कर रहे थे क्योंकि दोनों एक साथ हावी हो रहे थे और मैं बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। तुम्हें पता है मैंने क्या किया था? अपने हाथ पैरों को ना खुद से ही काट लिया था और पूरे बॉडी पे मेरा खून लगा हुआ था। जब मेरे मॉम डैड ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तब डॉक्टर ने कहा कि ये हर बार होगा और जितनी बार होगा उससे ज़्यादा घातक परिणाम होंगे। हमें एक ही आइडेंटिटी के साथ में से सर्वाइव करना होगा। और डॉक्टर अंकल को पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दैट्स वाई उन्होंने मेरे सैंड ग्लैंड से ओमेगा वाले सैंड ग्लैंड को काट के हटा दिया। बस मेरी एक पर्सनालिटी बच गई है और वो है एक अल्फा की। और दूसरी बात ये कि जैसे कैंसर का इलाज इम्पॉसिबल है ना, वैसे उसका भी इलाज इम्पॉसिबल है। वो दोबारा पनप सकता है हर 10 या 15 साल बाद। शायद मेरी उससे डेथ भी हो जाएगी, बट उस वक्त मुझे खुद को बचाना था और साथ में मेरे अंदर पल रहे इन दोनों बच्चे को। दैट्स वाई मेरे फैमिली ने और मेरे अल्फा ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और ये काम कर दिया। आर यू हैप्पी लानवांग जी? अब मैं परमानेंटली एक अल्फा बन चुका हूँ। ये बोल करके वो उसे देख रहा होता है। वांगजी तो सदमे में चला गया था कि विंग की पर्सनालिटी, तभी मतलब वो सोचे कि बैक की तरफ से वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एंड देन उसका बॉडी का नीचे का जो एरिया था वो थोड़ा सा गर्लिश टाइप का था। ऊपर से वो एक्सरसाइज वगैरह करता था एंड देन तो उसने अपने आप को फुल मेंटेन करके रखा था। तो ना ही विंग कभी ओमेगा लगा था, ना ही कभी अल्फा परफेक्टली लग रहा था, ओम्बो लग रहा था वो। दैट्स व्हाई वांगजी का एकदम ना सर घूम जाता था कभी कभी कि ये ओमेगा है या फिर अल्फा है। बट जब आज उसे पता चला कि इसके अंदर एक एक स्पेशल क्वालिटी थी, एक स्पेशल फेरोमोन था और वो फेरोमोन्स विंग ने वो भी खो दिया है और ओनली फॉर विंग के पास एक ही फेरोमोन्स अवेलेबल है और वो है एक अल्फा का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुन करके तो वांगजी का दिमाग पूरा हिला हुआ था एंड देन कहता क्या बकवास कर रहे हो, ये बेबी 5 साल के हैं। और उस टाइम पे हमारे बीच में पिंक कहता है मैंने उसे खत्म कर दिया और कुछ, और मुझे हाथ मत लगाना। इतना बोल वांगजी को धक्का देता और कहता है मुझसे दूर रहो। वांगजी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था और कहता है बट ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि युवान वो मेरी तरह दिखता है विंग, और तुम ये मत कहना कि ये पॉसिबल नहीं क्योंकि बचपन में मैं भी ऐसा ही दिखता था। विंग तो शॉक्ड हो गया था क्योंकि हाँ भाई युवान अल्फा है, तुम ये मत बोलो। एंड देन वो वापस से बात संभालते हुए कहता है जो भी हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि मेरे जैसे गरीब लिच्चर ऐसे ऐसे एकदम फिटी टाइप अल्फा से तुम्हें क्या लेना देना है? हाँ छोड़ो भी, जाओ यहाँ से। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरे बेटे को हॉस्पिटल एडमिट कराने के लिए। इतना बोलकर विंग ना गुस्से में ना बांची का हाथ पकड़ के बाहर फेंक देता है उसको, निकल तू इधर से। वांगजी तो सदमे में ही खड़ा था, विंग अंदर से डोर लॉक कर दिया हुआ था। फिर वो डोर खोलता है, वांगजी को फिर से धक्का देता है, युवान को गोद में लेता है, टीचर को ऐसे ग्रीट करता है, देन फिर से अंदर आकर डोर बंद कर देता है अच्छे से एंड देन युवान को आकर गोद में लेके बैठा हुआ था ग्रेस। अब वांगजी वहां से खड़े होकर के विंग का बैक देख रहे होते जहाँ पे विंग की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू भरा हुआ था। युवान अभी भी सो रहा था और वो रोना नहीं चाहता था। दैट्स व्हाई वो पीछे ऐसे ना घूम के बैठा हुआ था। क्रिस कहता है सर आप ठीक हैं? वांगजी कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और मुझे उससे बात करनी है। वो तो वो क्रिस कहता सर पहले आप बाहर आइए, खुद को संभालिए वरना पूरे हॉस्पिटल वालों को यहाँ से भगा देंगे। इतना बोलकर वांगजी ना उसको ना खींचे खींचे क्रिस बाहर लेकर आता है। क्रिस कहता है सर अब क्या बात है बताइए मुझे। वांगजी कहता है वो दोनों बच्चे मेरे हैं क्रिस। क्रिस के तो पैर तले जमीन खिसक गए थे। उसको पता था कि कुछ तो ऐसा है जो सर को बहुत परेशान करता है, बट ये इतना बड़ा कांड करके बैठेगा ये नहीं पता था। तो कहता क्या बकवास कर रहे हैं सर, आपके बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो क्रिस कहता है एक्चुअली में, फिर वो एक लंबा आहें भरते हुए कह देता है कि कॉलेज में ऐसे ऐसे सीन बन गया था एंड देन वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया था और ये सब कुछ हो गया था। अगले दिन सुबह जब विंग ने उसे कहा कि वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाए तो उसे बहुत बुरा लगा था। लेकिन जब वो दोबारा उससे मिला था हॉस्पिटल के बाहर और वो उससे बात करना चाहता था तो गुस्से गुस्से में मैंने उसे बहुत कुछ सुना दिया था। और उस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पर बाद में ऐसा बोलकर वो चुप हो जाता है। तो क्रिस कहता है इसलिए आप उसे ढूंढ रहे थे सर? क्योंकि आपने उसे कहा, क्योंकि क्रिस ने भी तो विंग को देखा था ना।
पर आज वो रियलिटी में उसे देख रहा था। तो वो कहता है, तो इसलिए आप उसे ढूंढ रहे थे सर? तो कहता है, हाँ। और जब क्रिस भी विंग को देखा था ना, तो पहले तो शॉक्ड हो गया था, फिर उसे लगा कि नहीं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेहरे का ना अंतर है, पर बाद में अब क्लियर हो चुका था। तो क्रिस कहता है, आपको यकीन है सर कि ये बच्चे आपके हैं, क्योंकि वो अल्फा हैं? तो क्रिस कहता है, वांग जी कहता है, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? फिर अभी जो विंग ने उसे समझाया था वो रिपीटेड वे में उसे बता देता है, एंड देन कहता है, ऐसा क्या हो सकता है? तो क्रिस कहता है, ऐसे एक दो केसेस आए हैं तो, जहाँ पे सेन ग्लैंड हटाने के बाद प्रॉब्लम्स तो होती है, क्योंकि ये कैंसर की तरह बॉडी में फैल जाता है, बट इससे एक पर्सनालिटी रह जाती है, चाहे वो ओमेगा की रखे या फिर अल्फा की रखे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट कंफर्म नहीं बता सकता सर। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि ये बेबी आपके हैं, तो अब आप क्या करोगे? जी कहता है, मैं वो मैं उसे वापस हासिल करूंगा। इस पे क्रिस कहता, हो सर, सर आप दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, कोई कोई कनेक्शन नहीं है। तो वांग जी कहता है, ठीक है, बॉडी लेवल पे नहीं है, कॉन्शियस लेवल पे तो है, हार्ट लेवल पे तो है, कोई एक बॉन्ड जरूरी होता है ना, और ये बॉन्ड उसे भी फील होता होगा क्रिस, है ना? क्रिस भी जानता था कि अगर आप सबकॉन्शियसली किसी से अभी भी जुड़े हुए हो तो वो फील होता ही है, भले वो एक्सेप्ट करे ना करे, क्योंकि आप किसी के मन में झांक कर नहीं देख सकते कि आपके बारे में वो क्या सोच रहा है। दैट्स वाई। तो कहता है, सर तो पहले हमें घर वालों से बात करनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि ये वी अंपायर के हायर हैं। तो इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता, व्हाट? तो कहता, वो देखिए सर, क्योंकि हान बाहर खड़ा था, जिसे देखते ही वांग जी उसको दूसरा बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी तो इवान ने बोला था वीक चांग से, पर पूरा सही से बता नहीं पाया था। वो उसके पास आते हुए कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हान उन दोनों को देखते ही डर गया था, कहता है, मैं यहाँ वो काम से आया था। किस कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है विंग सर, वो तुम्हारे बॉस है ना? हान बेचारा अपना पसीना पोंछने लगा था और कहता है, आपको उससे क्या? तो वंग जी कहता है, हान हान भी अल्फा था, पर उतना पावर के साथ में नहीं था। जैसे वो हान कहता है ना, बेचारे हान की तो हान ही निकल गई थी। वो कहता है, जी सर। कहता है, क्या वो तुम्हारा बॉस है? फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, जी सर, पर किसी को मत बताइएगा, क्योंकि वो अभी किसी के सामने नहीं आना चाहते हैं। दैट्स वाई। वंग जी कहता है, आ, एक काम करो क्रिस। फिर वो कहता है, ये ये कुछ खाने की चीजें हैं, वो खुद लाकर दो, और हाँ, तुम ले जाकर उसे दोगे, और कोई सवाल नहीं। हान कहता है, ओके सर। वांग जी ना गार्डन में आके बैठा हुआ था, हर एक तार को वो जोड़ने की कोशिश कर रहा था, और हर चीज ना वो विंग पे जाके कनेक्ट हो रहा था, सारे डॉट्स भी। इवन युवान उसकी तरह दिख रहा था। और जब उसने पहली बार युवान को देखा था, तो वांग जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके जैसा बच्चा कहाँ से आ गया भाई। थोड़ा सा डिफरेंट था, बट फिर भी। तो वो उसे इसी वजह से वो उसे खुद पर्सनली छोड़ने गया था, कि पता तो चले इसकी मम्मा कौन है, बट वहां पे उसकी नानी मॉम थी। और जब दोबारा उसने देखा तो इसी वजह से उसे याद भी रह गया था। तो वांग जी अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था। फिर वो अपने आप को एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, तुमने उसकी बेइज्जती की है, और किसी की भी बेइज्जती करो तो थोड़ा सा तो दुख होता है उसे, तो तुम्हें उसे मनाना होगा। ये बोलते हुए वो ना आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि अब भाई उसे पता है कि उसने क्या करा हुआ है, तो इसके लिए उसे प्रिपेयर भी करना होगा। उसके बाद क्रिस जब सब कुछ लेकर आ जाता है, तो वो हान को दे देता है। हान भी वो सब कुछ लेकर के वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ही वांग जी और वो क्रिस वहां से रिटर्न अपना लीजिंग के लिए निकल जाते हैं। और इधर बेबी को भी जब दोबारा होश आता है, तो भी बेबी को देखता है, रिपोर्ट वगैरह चेक करता है, एंड देन शाम होते होते वो भी वहां से निकल जाता है। घर पूरे रास्ते विंग ना बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जो वांग जी था उसकी वजह से विंग की पूरी की मूड की ऐसी की तैसी हो रखी थी, और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो उसका सामना कैसे करेगा। फिर भी वो घर आता है, घर आने के साथ ही बेबी को रख देता है। तो उसकी नानी मॉम और मॉम पूछते हैं कि क्या बात है। विंग सारी बात बता देता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं छुपाता था। तो वो सारी बात बता देता है कि आज ये आया था और ऐसा ऐसा सीन बन गया है, और उसे पता चल गया है कि ये बेबी उसके हैं। तो उसकी नानी मॉम कहती है, तुमने क्या सोचा है? विंग कहता है, मैं क्या सोचूंगा, हाँ। तो वो कहती है कि क्या तुम उसके साथ रियूनाइट होना चाहते हो? विंग कहता है, नहीं, उसने मुझे बेचारा, गरीब, असहाय, लाचार समझा था, उसने मेरी बेइज्जती की। तो उसकी नानी मॉम कहती है, पर तुम्हारा दिल क्या कहता है विंग? ये बात सुनकर विंग चुप हो जाता है, क्योंकि वांग जी को लेकर के विंग के दिल में प्यार नहीं था, तो नफरत भी नहीं थी, बट वो कंफ्यूज था। एंड देन कहता, कुछ नहीं,
मैं ऊपर कमरे में जा रहा हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही उसकी मॉम कहती है, मॉम अब क्या होगा? तो उसकी नानी मॉम कहती है, सब्र करो, जो होगा बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग ही होगा। इतना बोल करके और वो मुस्कुरा रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, वो आज उसका पूरा ना मन नहीं लग रहा था काम करने में। वो बहुत ज्यादा ऐसे ना परेशान हैरान होके बैठा हुआ था। जब वो घर आता है तो सीजन पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो वांग जी ना सारी व्यथा कथा सुना देता है। पूरे फैमिली वाले तो शॉक्ड में चले गए थे और कहते हैं, बच्चा? क्या वो हमारा बच्चा है? क्या वो हमारे लाइन है? वो हमारा ब्लड लाइन है वांग जी? तो इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग जी कहता है, हाँ। तो अंकल कहते हैं, तो फिर देरी किस बात की है, चलो हम उसे वापस लेकर आते हैं। वांग जी कहता है, बट अंकल वो एक वन नाइट स्टैंड था और फिर मैंने उसकी बेइज्जती भी करी थी। अंकल ये सुन करके कहते हैं, हाँ तुम यही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें हर वक्त यही लगता है ना वांग जी कि हम तुमसे प्यार नहीं करते और हमने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक बात बोले, जब तुम्हारे मॉम डैड यहाँ नहीं थे तो, और ऊपर से जब हमारे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी आई थी, तो सीजन को अपना पढ़ाई लिखाई और करियर सेटअप करना था और तुम्हें भी ग्रो करना था। हाँ मैं जानता हूँ कि हमने तुम पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए, पर हमें लगा था कि तुम अल्फा हो, खुद को संभाल लोगे। पर हम भूल गए थे कि तुम इमोशनली अंदर से बहुत वीक हो रहे हो। गलती मेरी भी है, बट सोचो ना, जब सब कुछ अचानक से आपके कंधों पर आए और आप उसे संभालें, फिर फैमिली, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, पर शुरुआत के दिनों में सभी चीजें मैस्ड होता है, जब तक कि आदत ना लग जाए। हो सकता है कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई हो, बट तुम्हें किसी भी ओमेगा के साथ ऐसे करने का कोई अधिकार नहीं है वांग जी। वांग जी भी समझ रहा था एंड देन कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। इतना बोल करके वो अपना सर नीचे किए हुए था। अंकल कहते हैं, अब जो हुआ सो हुआ, अभी सबकी माफी मांगी जाएगी एंड देन बच्चों को वापस लाया जाएगा। इस पे वांग जी कहता है, बट मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, क्योंकि वो वी एम्पायर का हायर है और कंपनी उसे चलानी है। साथ में उसे उसने अकेले ही बच्चे को राइज किया है। तो उसके अंकल कहते हैं, तो क्या हुआ, कंपनी चलानी है, वाटेवर जो भी चलाना है वो उसकी मर्जी है, बट वो तुम्हारा ओमेगा है और बच्चे भी तुम्हारे हैं वांग जी। इस घर का वो ब्लड लाइन है। इतना बोल करके अंकल कहते हैं, अगर तुम बात नहीं करते हो तो हम कर लेंगे। उसके बाद वांग जी कह देता है, ठीक है आपको जैसा ठीक लगे। उसके बाद वांग जी अपने कमरे में आ जाता है। वांग जी को पूरी रात नींद नहीं आती है। वो बस इसी कसमकस और उतार चढ़ाव में था कि जो वो कर रहा है क्या वो सही है, क्या उसे ये करना चाहिए, या फिर वो जो करने वाला है। क्योंकि उसने विंग को कहीं ना कहीं अनजाने में बहुत हर्ट करा था एंड देन अब वो किस मुंह से उसे मनाएगा। बट एक जो होता है ना जिज्ञासा पापा की, वो उसे पीछा नहीं छोड़ रही थी। अगले दिन वांग जी एक बहुत बड़ा सा बुके, कुछ चॉकलेट, ये सब ले करके और विंग के घर आता है। वी हाउस आते ही सबसे पहले तो गार्ड पहले रोकते हैं, फिर वो बताता है कि वो लैन वांग जी है, तो फिर वो उसे आने देते हैं अंदर। अंदर आने के साथ ही उसके डैड और उसकी मॉम चाय पी रहे होते हैं। अभी सब लोग सोए ही थे। वांग जी आते हैं, उन लोगों को ग्रीट करता है। इतना सुबह सुबह लैन वांग जी को देखकर उसके डैड कहते हैं, क्या बात है? और अभी तक डैड को पता नहीं था कि निंग जी का तबीयत खराब हो गया और विंग उसे लेकर आया है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने बेटे से मिलने आए हो। वांग जी ना सर नीचे किए हुए खड़ा था और कहता है, उसकी मॉम कहती है, तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारा बेटा है, जबकि तुमने तो उसे छोड़ दिया था ना, ये कहकर कि मेरा बेटा गरीब है। क्या तुम लोगों को ऐसे तौलते हो जो कोई बेचारे भोले वाले होते हैं? क्योंकि विंग ने उसे कॉपी पेस्ट भी तो बोला हुआ था, दैट्स वाई। तो वांग जी ना कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मैम। उसकी मॉम कहती है, मुझे समझ नहीं आता, अगर कोई मिलेनियर होकर के 800 या 1000 की टी शर्ट या शर्ट पहन ले तो वो गरीब कैसे हो जाता है? क्या जरूरी है कि अगर एक मिलेनियर है तो लाखों करोड़ों का शर्ट या टी शर्ट ही पहने? क्या वो अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहन सकता? आश्चर्य है तुम्हारी सोच पे वांग जी। वांग जी कहता है, उस वक्त मैं इन सारी बातों से अनजान था, मुझे माफ कर दीजिए मैम। तो उसकी मॉम कहती है, इस सब मामले में तो मेरा बेटा ही काफी समझदार है। वो लोगों को अपने प्यार से जीतता है और उसे अपना समझता है, ना कि पैसों से जज करता है। ऐसे तो हर कोई कमाता है, चाहे राह चलते एक डिलीवरी बॉय हो,
कोई मजदूर हो या फिर कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, पर लोगों का ट्रस्ट जीतना, अपने लिए काम पर लाना, एक पूरे ग्रुप को मेंटेन करना और अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता ना करना, ये एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी होती है। क्या तुम ये भूल चुके थे? वांग जी, जो कि एक बैडएस बॉय था, क्या पता उसको, वो कुछ नहीं कहता, हर कहता है, क्या मैं एक बार बाबा को देख सकता हूँ? उसके डैड कहते हैं, तुम यहाँ किस हैसियत से आए हो? वांग जी कहता है, एज अ फादर होने के नाते। वी चंग से कहते हैं, तुम्हें पता है मैंने विंग को इस लेवल पर लाने के लिए कितना मेहनत करवाया है उससे। मैंने उसकी खुशियों को मार दिया, उसकी आज़ादी उससे छीन ली, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उसे आकर बुली करके ना जाए, कोई उसे ये बोल के ना जाए कि तुम इस लायक नहीं हो। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब वो उस दिन रोता हुआ घर आया था और उसने अपनी सारी बात बताई थी, तब मैं समझ गया था कि मेरा बेटा इमोशनली बहुत वीक है, उसे स्ट्रांग बनना होगा। उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है और वो बहुत कुछ सफ़र कर चुका है। तुम्हें पता है उस प्रेगनेंसी के दौरान उसने कितना कुछ झेला है? वो मरकर दोबारा आया है अपने बच्चों के साथ में। मैंने उसे इतना मजबूत बना दिया है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है। तुमने गलती तो की है, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना बोलना हुआ ही था कि वांग जी अपने घुटनों पे आ गया था और कहता है, सर, उस वक्त मैं बहुत नादान था, मुझे नहीं समझ थी दुनियादारी की, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसी नहीं रही है। कहने के लिए हम लायंस हैं, हाँ हम मानते हैं, हम उसूलों पे चलते हैं, पर मैंने कभी भी अपने फैमिली के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या मैं एक बार, सिर्फ एक बार उसे देख लूँ? उसके डैड कहते हैं, हाँ तुम देख सकते हो, बट हाँ, तुम्हें माफ़ करना या ना करना मेरे बेटे के हाथ में है। अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो हमने भी कर दिया, और अगर उसने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। इतना बोलकर वो वापस से बैठ जाते हैं। वांग जी अभी भी घुटनों पे ही था। उसके डैड 10 मिनट तक उसको वैसे ही बैठे छोड़ देते हैं। उसकी मॉम उसे इशारा करती है, अब हो भी गया, बोलो उठने के लिए, अजीब लग रहा है। फिर वो कहते हैं, उठो मैं लेकर चलता हूँ। फिर वो दोनों उसे लेकर आते हैं जहाँ पे विंग साइड में था और बीच में निंगजी था, दूसरी तरफ युवान सो रहा था। डोर ओपन करने के साथ ही तीनों देख रहे होते हैं जहाँ पे वांग जी वो देख करके थोड़ा सा सैंटी हो गया था। उसके डैड कहते हैं, आपके पास 15 मिनट है, जल्दी आ जाइएगा। इतना बोलने के साथ ही वो अपनी वाइफ के साथ नीचे चला जाता है। वांग जी वो बुके और चॉकलेट लाकर वहाँ रख देता है। वो युवान के साथ साइड आकर के युवान को टच कर रहा होता है, एंड देन उसे टच करते हुए उसे किस करता है और फिर वो निंगजी को टच करता है। निंगजी के चेस्ट पे विंग का हाथ था। जैसे ही उसे फील होता है कि निंगजी के पास कोई है, वो आईज ओपन करते हुए कहता है, युवान। बट सामने जब वांग जी को देखता, फटाक से उठ के बैठ जाता, कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, और तुम्हें ऊपर किसने आने दिया? इतना बोलकर जैसे ही वो बाहर आता है और कहता है, सबंस को आवाज लगा रहा था। वांग जी उसके पास आता है, उसके हाथ को पकड़ के मुंह पे हाथ रख देता, कहता, चिल्लाना बंद करो, तुम्हारे डैड से परमिशन लेकर आया हूँ भी, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं बस निंगजी को देखना चाहता था। क्या क्या मैं उसे देख नहीं सकता? विंग कर रहा होता है। फिर वांग जी उसका हाथ हटा देता है और विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरा बेटा है, तुम्हारा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गंदी नजर मेरे बेटे के ऊपर पड़े, और अगर तुमने उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश की, हम उसे दूर करने की कोशिश की। वांग जी फटाक से ना विंग को गले लगा लेता है, क्योंकि वांग जी तो एक अंदर से इमोशनल हो गया था नीचे ही बैठे बैठे, एंड देन ऊपर आते ही निंगजी की हालत देखता है, एंड देन उसे उसे पता है कि वो गलत कर रहा है, बट फिर भी वो विंग को कस के पकड़ के चाँप देता है, एंड देन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं माफी मांगूंगा तो तुम मुझे माफ नहीं करोगे। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है, गालियां देने का मन कर रहा है, थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है, सब कुछ कर लेना, पर मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। मैं बेवकूफ था 1 नंबर का कि मैंने तुम्हें इस तरह से जज किया, मैंने तुम्हारी डिग्निटी को हार्म किया। आई एम सो सॉरी, प्लीज कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दो। इतना बोलकर उसे गले लगा लेता है। वांग जी के सडन रिएक्शन से विंग तो पहले गुस्सा हो गया था, पर वो एकदम शॉक्ड हो गया था, एंड देन बस वैसे बुद्ध बन के खड़ा था। 5 मिनट बाद वांग जी उसे कहता है, क्या वो ठीक है? विंग उसे देख रहा होता है, देन फिर थोड़ी देर बाद तंद्रा वापस आती है उसके अंदर, कहता है, हाँ हाँ वो ठीक है, और तुम्हारा हो गया, जाओ यहाँ से। मुझे कहता है, एक बार मैं उसे देख लूँ। फिर इतना बोलकर वो विंग से खुद को दूर करता है, निंग जी के पास आता है विंग के साइड में। वहाँ पे अभी भी विंग का ना फेरोमोन्स था, उस बेट को टच करते हुए फील करता है, देन वहाँ पे वो बैठ जाता है।
विंग के फेरोमोन्स की वजह से वांगजी तुरंत काम डाउन हो गया था। एंड देन वो निंगजी को टच करते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है आई एम सो सॉरी, तुम्हारे डैड बहुत बुरे हैं, सच में एक नंबर का मैं गधा हूँ। और ये बोलते हुए उसे देखता है, कंबल से टक करता है। विंग भी चुपचाप देख रहा था और उसके बाद वो वहां से उठ कर आता और कहता है अब वो मैं बेबी के लिए लाया था, तो वो उसे दे देना और कहना कि उसके 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 अंकल आए थे। इतना बोल करके वांगजी ना विंग को ऐसे ना देख करके जा ही रहा था, तो विंग कहता है क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ, क्या क्या साबित करना चाहते हो तुम कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो, तुम भूल गए हो तुमने मेरी बेइज्जती की थी। वांगजी कहता है हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की थी। न जाने उस वक्त मेरे दिमाग में क्या आया था, मुझे नहीं पता कि मैं इतना वाइल्ड क्यों बन गया था, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें इस तरह से क्यों कहा भी। अगर तुम चाहो तो मुझे सुना सकते हो। तो विंग कहता हाँ, तो मैं सुनाऊंगा ना, तुम एक नंबर के अकड़ू हो, अड़ियल हो, बिगड़ैल हो, तुम्हें इंसानों की बिल्कुल परख नहीं है, तुम एक नंबर के टफर हो, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुम इंसान ही नहीं हो। जितना मन में आ रहा था ना वो बके जा रहा था। वांगजी चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। सब कुछ बोल लेने के बाद कहता है आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना, क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। इतना बोल विंग फिर से गुस्से के मारे वांगजी को बाहर फेंक देता है, निकल इधर से तो, और दरवाजा को पटक से बंद करके दरवाजा पे चिपक जाता है। एंड देन रो रहा होता है सुबक सुबक के। वांगजी पीछे से ना उस दरवाजे को टच करते हुए कहता है विंग रोना बंद करो, मुझे दर्द हो रहा है। विंग कहता है हमारे बीच कोई बॉन्ड नहीं है। वांगजी कहता है आंखें बंद करो, फील करो। विंग ना उसकी बातें सुन रहा था, वो अपनी आंखें बंद करता है। वांगजी भी अपनी सांसों को नॉर्मल करता है। एंड देन जैसे ही डीप ब्रीथ एक्सेल और इनहेल करता है, फिजिकली बॉन्ड नहीं था बट फिर भी सबकॉन्शियस लेवल पे और हार्ट के लेवल पे बॉन्ड तो था, क्योंकि विंग के ऑफिस से रोज वांगजी क्रॉस करके जाता था और उसके बारे में जब भी सोचता था तो वो फील कर पाता था, बेचैनी सी फील होती थी, जिस वजह से दोनों के हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। वांगजी अपने हाथ हाथ पे हाथ रखे हुए था और विंग धीरे धीरे करके जब अपने हार्ट के ऊपर हैंड लेकर जाता है, उसे ऐसे ही चीजें फील होती हैं जैसा कि वांगजी सोच रहा था। विंग कहता है क्यों कर रहे हो? वांगजी कहता है पछतावा तो है, माफी मांग ली है पर अब नहीं मांगूंगा, बस साबित करना है। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 3-4 थप्पड़ लगा कर दो, ताकि मैं अपने लोगों के साथ भी ऐसा ना करूं। क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि अगर एक संगठन चलाना हो, एक कंपनी, एक अंपायर को चलाना हो, तो आपको हम्बल होना पड़ेगा, अपने लोगों को इज्जत करनी पड़ेगी और उनके साथ पोलाइट वे में व्यवहार करना होगा, तभी आप एक अच्छे सीईओ, एक हेड बन सकते हैं। विंग थैंक यू मुझे एक नया लेसन देने के लिए। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत अच्छा सिखाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम नंबर 1 हो। सच में विंग आई एम प्राउड ऑफ यू कि मेरा आल्फा नंबर 1 बिजनेसमैन है। वांगजी की ये बातें ना विंग को ना अच्छा फील करा रही थी, बट फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद विंग उसे कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। वांगजी कहता है हाँ, मैं चाह रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा। और एकदम बोल को वो नीचे आता है और आते ही उन दोनों को ग्रीट करता है, देन सीधे वहां से चला जाता है। उसके जाते उसकी मॉम कहती है आपने उसके साथ इतना सख्ती क्यों की? उसके डैड कहते हैं माना कि वो लैंड एम्पायर का हायर है, पर उसने हमारे बेटे के साथ जो किया, क्या मैं उसे इतना आसानी से छोड़ दूं? तुम जानती हो ना विंग कितना रोता है और कितना इमोशनल है, कितना अटैच्ड है अपने बच्चों से। अगर इतनी इजीली हमने उसे माफ कर दिया तो वो दोबारा गलती करने से कभी नहीं चुकेगा। उसकी मॉम कहती है आप और आपकी ये उसूल सच में अलग होते हैं। तो उसके डैड कहते हैं देखो तभी तो आज विंग सक्सेसफुल है ना। वो दोनों कहती है हाँ ये तो सही कही। तब उसकी नानी मुंह आते हुए कहती अरे क्या सुबह सुबह किचकिच मचा रखा है तुम लोगों ने, क्या हुआ? फिर वो दोनों सारी बातें बता देते थे। उसकी नानी मॉम कहती है अरे धत तेरी की, मैं तो अपने जमाई को देखना ही भूल गया, कैसा दिखता है वो। उसकी मॉम कहती है विंग की मॉम मॉम वो बहुत हैंडसम है, रुकिए मैं दिखाती हूँ। फिर फोन में वो दिखा रहे थे वी जंग से भी, लाइक अरे छोड़ो भी इतना भी हैंडसम नहीं है, उससे ज्यादा तो मैं दिखता हूँ। उसकी मॉम कहती है हाँ हाँ बुड्ढे हो गए हो, बस करो। और ये कन्वर्सेशन चल रहे होते, उसकी नानी जब वांगजी को देखती कहती ओ माय गॉड ये वाकई में इतना हैंडसम है और इसने मेरे बच्चे का दिल दुखाया। अकड़ू कहीं का, फेस पे ही लग रहा है कि कितना ज्यादा अकड़ लेके घूमता होगा, एटीट्यूड से भरा हुआ अल्फा। ये तो बोलकर वांगजी की बुराई कर रही होती है इसकी नानी मॉम, और कहती है अगले टाइम जब आएगा तो इसकी कान नहीं इसकी नाक नोचूंगी मैं, ताकि इसकी नाक ना थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो इसका घमंड भी थोड़ा झुक जाएगा। ये बोल करके और कहते हैं मेरे बच्चे को रुलाया इसने।
सब लोग बैठे हुए थे, पर विंग धीरे धीरे करके दूर से लग के नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसके दिल में अब दर्द हो रहा था, क्योंकि वो दर्द वांगजी फील कर रहा था। एंड देन खुद से कहता है, आय, ये ये हार्ट का कनेक्शन टूटता क्यों नहीं है? मुझे ये फील नहीं करना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे बिल्कुल नहीं सोचना है। तुम बहुत बुरे हो वांग जी, बहुत ज़्यादा बुरे हो। तुम्हें पता तक नहीं है कि तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू। और इतना बोल करके और वो वापस से शांत होने की कोशिश करता है, पर विंग की सारी कोशिश फिलहाल से बेकार जा रही थी। 15 मिनट बाद वो शांत होता है और वापस से निंगजी के पास आके बैठा हुआ था। उसे टच करता है, देन उसे सुला देता है अच्छे से, मतलब सोया हुआ था, फिर भी इसे छू छा करके और देख के कि ठीक है या नहीं, फिर वो नहाने चला जाता है। जब नहा कर आता है तो निंगजी ना वो चॉकलेट लेकर के खेल रहा होता है। ये देखकर विंग आती कहता है, आप उठ गए? युवान भी उठते हुए कहता है, निंगजी इतनी सारी चॉकलेट कहाँ से मिली? तो निंगजी कहता है, वो वहां पे रखी थी, मुझे कैसे पता कहाँ से मिली मुझे, मैंने तो बस उठा लिया। और वो बुके भी है, बहुत अच्छा है, मुझे उसकी स्मेल काफी अच्छी लगी मम्मा। हिमान देखता है तो सच में पूरा बकेट ना चॉकलेट से भरा हुआ था। बीच में एक दो सॉफ्ट टॉय भी था और बगल में बुके रखा हुआ था, जिसे देखकर कहता है, मॉम ये किसने दिया? इसकी स्मेल काफी अच्छी है। विंग कुछ नहीं कहता, कहता है चुपचाप से उठो और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। और हाँ, निंगजी नहीं जाएगा, लीव एप्लीकेशन लिख देती हूँ, दे देना सर को। तो उसके बाद वो वापस से निंगजी को कहता है सो जाने के लिए। फिर निंगजी लेटा हुआ था, विंग रेडी होकर के आता है, युवान को लीव एप्लीकेशन लिख के दे देता है। उसके बाद निंगजी को लेकर वो नीचे आता है और उसकी मम्मा को देते हुए कहता है, मॉम निंगजी का ध्यान रखिएगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है, वैसे तुम्हारी और इसके बीच क्या बात हुई? तो विंग कहता है, कुछ भी नहीं। उसकी मॉम कहती है, क्या तुमने उसे माफ कर दिया? विंग ना कहता है, नहीं, और मैं उसे माफ नहीं करने वाला। उसकी नानी मॉम कहती, क्यों? वो इतना हैंडसम है, कोरा चिट्टा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए? हाँ, ताकि और हमें। फिर वो कहता, मैं तो भूल ही गई थी, अब तो तुम बच्चे भी नहीं दे सकते। विंग कहता है, ग्रैंड मॉम आपको नहीं लगता कि आप कहते इसमें बुरा क्या है? इतना हैंडसम अल्फा किसी को मिलता है क्या? देखो तो कितनी सारी लड़कियां इसके पीछे मर रही होंगी, कितने सारे मोइगर्ल्स इसके ऊपर लाइन मार रहे होंगे, पर वो तुम्हारे पीछे आए तो तुम भाव खा रहे हो। पिंक कहता है, मैंने नहीं कहा था उसे मेरे पीछे आने के लिए, इसलिए आप चुपचाप से खाना खाइए। तभी वहां पे वी चंग से आ जाते हैं, तो सब लोग चुप हो जाते हैं, देन खाना खाते हैं। वी चंग से विंग से बातें कर रहे होते और ये दोनों कहते हैं, लो हो गया फिर से इन दोनों का शुरू। और विंग और वी चंग से ना ऑफिशियल बातें कर रहे होते हैं। इधर युवान को और निंगजी को दोनों नानियां मिलके खिला रही होती हैं। इसके बाद युवान को लेकर के विंग स्कूल के लिए चला जाता है, उसके डैड भी कंपनी के लिए निकल जाते हैं। निंगजी नानी मॉम के पास थी, तो उसकी नानी मॉम कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कौन है? निंगजी कहता है, मैंने मम्मा से कभी नहीं पूछा, क्योंकि युवान गाँव ने कभी पूछा ही नहीं। उस पर कहती है, धत्तेरी के बच्चे भी वैसे ही बुद्धू के बुद्धू हैं। हाँ, अगर मैं तुम्हारे पापा की शादी इससे करा दूं तो? ये देखना हुआ ही था। तो निंगजी कहता है, मैंने इन्हें देखा था साइड वाले जगह पे, जहाँ पे हम लोग कैंपेन के लिए गए थे। तो उसकी नानी कहती है, तुम्हें कैसा लगता है? निंगजी कहता है, अच्छा है, मैंने सुना गग्गा से कि इन्होंने मेरी जान बचाई। उसकी नानी मॉम कहती है, फिर भी वो तुम्हें कैसा लगता है? निंगजी कहता है, मुझे नहीं पता, मैं उन्हें नहीं जानता। वो कहती है, हाँ सच में, जैसा बाप वैसा बेटा, टफर का टफर है दोनों। तो उसकी ग्रैंड मॉम कहती है, सही कहा तुमने, मैंने तो सुना था लायंस काफी होशियार और चालाक होते हैं, अपने नियमों पे चलते हैं और अपने उसूलों को फॉलो करते हैं, पर मैंने नहीं सोचा था कि इसका ये बेटा इतना ज्यादा बिगड़ैल निकलेगा। ये बोलकर उसकी नानी मॉम फिर से वांगजी की बुराई कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी बेचारा बार बार खांसे जा रहा था, छीके जा रहा था, क्योंकि उसकी नानी मॉम ने इतनी तारीफ जो कर दी हुई थी। क्रिस कहता, सर आपको क्या हुआ है? वो कहता, पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो अपने काम को कर ही रहा होता है, घर में भी उसने सब कुछ बता दिया हुआ था। तो भंगजी ना आज थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहा था। ऑफिस में वो नाश्ता मंगा लेता है एंड देन खा रहा होता है। उसे विंग की याद आ रही थी। फिर वो कहता है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? भंगजी कहता है, अगर आप ऐसा अल्फा होने के नाते उससे मिलने जाएंगे, तब भी आप उससे नहीं मिल सकते। अब तो वी हार क्या सीईओ से मिलने के बारे में सोचिए ही मत, क्योंकि आपको भी पता है कि वो किसी के सामने नहीं आते हैं। तो आपको लगता है कि हमारी मीटिंग होगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आप उनसे किसी और तरीके से मिल सकते हैं तो वो आपको ढूंढना होगा। आई डोंट नो सर कि आप उसे कैसे मिलोगे। बेचारा वांगजी भी कंफ्यूज हुआ पड़ा था और कहता है, हाँ, मैं रोज रोज उसके घर जाऊंगा तो अजीब लगेगा ना। तो किस कहता है, हाँ ये तो सही कहा, ये तो बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा। हाँ, बोलेगा मुंह उठाकर घर आ गया। ये बोल करके वो साइड हो जाता है। वांगजी कहता, सही कहा,
और ऐसे तो मीटिंग फिक्स होगी नहीं, कोई प्रोजेक्ट है जो हम साथ में कर सकते हैं? कहता है इन सारे प्रोजेक्ट में ओनली फॉर एक ये जो इंटीरियर वाला है, हम ये प्रोजेक्ट उन्हें दे सकते हैं ताकि वो हमारी कंपनी को आकर के किसी भी एक फ्रेंचाइजी को रीडिजाइन कर दें। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है पर ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ एंड देन इसको रीडिजाइन करने के लिए हम उससे बात करेंगे। क्रिस कहता है हाँ? कहता है हाँ, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। क्रिस कहता है ओके बॉस, लगता है अपने पूरी फुल फॉर्म में आ गया वो। वहीं दूसरी तरफ लैन किरण अंकल, जिनको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा था, वो बहुत सारा बुके पैसा जेट पेंडेंट वगैरह सब लेकर के लैंड ऑफिस आते हैं, सॉरी वी ऑफिस आते हैं। और वो विंग से मिलने नहीं बल्कि वो वी चांगसे से मिलने के लिए आते हैं। वी चांगसे जब सुनते हैं कि खुद लैन किरण उनसे मिलने आया है तो उसे बुलाते हैं। उसके कैबिन में इतने सारे थाल देख करके तो वी चांगसे समझ गए थे, बट फिर भी कहते ये सब क्या है मिस्टर लैन? लैन किरण कहते हैं कम ऑन वी चांगसे, अब तुम बहाने बनाना छोड़ भी दो। मुझे पता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो मेरे लैन सन का कि हम दोनों उसके रिश्ते के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पर बच्चे तो हमारे हैं ना। इतना सुनना हुआ था तो वीचांग से कहते हैं तो आप इसे सौदा समझ रहे हैं? आपको पता है ना अभी ऑफिशियली कहीं पे भी अनाउंस नहीं किया गया है कि बच्चे लानजान के हैं और या फिर किसी और के हैं, तो उस पर अधिकार कैसा? लैन की लैन कहते हैं वो हमारा ब्लड लाइन है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगा? भाई यहाँ पे वीचांगसे को भी पता है कि लैन किरण बहुत जिद्दी इंसान है, दैट्स व्हाई वो कहता है माना कि वो तुम्हारा ब्लड लाइन है, पर तुम्हारे नेफ्यू ने जे को इसका क्या करूं मैं? लैन किरण कहते हैं कीमत बोलो। वो कहता है कीमत से सभी चीजें ठीक हो जाती है क्या? इस पे लैन किरण कहते हैं तो फिर सजा बोलो। तो वीचांग से कहते हैं वो तो विंग तय करेगा ना। तो कहता है फिर मुझे उसके पास लेकर चलो। लैन किरण क्योंकि पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, तभी विंग आते हुए कहता है मैं उनसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहता सर, आई एम सो सॉरी डैड। और इतना बोलकर दोनों को ग्रीट करता है। फाइल रखने आया था, विंग ने सब कुछ सुन लिया था और कहता है सबसे पहली बात ये हमारी वन नाइट स्टैंड थी, बेबी रखना मेरे फैसला था, दैट्स वाई। और दूसरी बात ये कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अंकल किरण कहते हैं तुम मतलब रखो या ना रखो, पर वो बच्चे हमारे ब्लड लाइन है, और अगर तुमने मना भी किया तब पर हम लीगली तरीके से इस पे एक्शन लेंगे। अब ये बात पता है भाई, क्योंकि डीएनए में भी आ जाएंगे एंड देन अल्फा और ओमेगा फेरोमोन्स के बाद भी पता चल जाएगा कि बच्चे किसके किसके हैं, तो वो पता चलना ही था। तो विंग कहता है आपको नहीं लगता कि आपको उनके लिए कोई अच्छी सी ओमेगा ढूंढ कर शादी करना चाहिए एंड देन अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना चाहिए? तो अंकल कहते हैं तुम मानो या ना मानो, पर हमारे लाइन्स में एक रूल्स है, प्यार हम एक बार ही करते हैं। मुझे उस गधे का बिल्कुल नहीं पता कि उसे तुमसे प्यार हुआ है या नहीं, पर शादी भी एक ही बार करते हैं। दोनों कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होती है, पर बच्चा वो हमारा है। अब वो प्यार तुमसे करे या शादी किसी और से करे ये उसका फैसला होने वाले हैं, पर हम अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। दैट्स व्हाई ये बच्चे हमारे हैं और इस पे हमारा अधिकार है। ये शेयर के पेपर है जो हमने दोनों बच्चे के लिए बनवा कर लाए हैं। अब तुम इसे स्वीकार करो या ना करो, पर वो हमारी प्रॉपर्टी है तो है। अब तुम इसे प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है और ये प्रॉपर्टी हमने उसके नाम की है, इसलिए तुम इससे पीछे भी नहीं हट सकते हो। एक तरह से देखा जाए तो लैन किरण की बातें भी सही थी, क्योंकि एज यूजुअली अगर किसी भी तरीके से देखा जाए तो हाँ, वो बच्चे को अधिकार तो ले सकते थे। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम दोनों साथ कब आओगे और सभी चीजें कब सुलझेंगी या कुछ भी, पर उस बच्चे पे हक तो हमारा भी है। ये सारी चीजें उन दोनों बच्चे के लिए, जिसमें जूते, सॉक्स, खिलौना, बैग, बहुत कुछ था जो पूरा थाल भर के आया हुआ था अलग अलग चीजों पे, बॉक्सेस में, वो उन बच्चों के लिए है। दैट्स वाई हमें जो करना है वो हमें करने दो। अब मुझे ये भी नहीं पता कि तुम लीगली तौर पे कब दुनिया के सामने आने वाले हो, क्योंकि तुम तो छुप के बैठे हो चूहे की तरह। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था और कहता आपको, कहते हैं हाँ, अगर तुम्हें अपना ये एम्पायर इतना ही चलाना है तो सामने आओ और सामना करो सबका। मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। और विचांग से तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने बेटों को सबके सामने में लाना चाहिए? तो विचांग से कहते सर मैंने आपसे ही सीखा था, जब तक आप पूरी तरीके से रूल करने लायक ना हो जाए तब तक आप ओनली फॉर अपने एम्पायर को कमांड कर सकते हैं। जब आप कमांड करना सीख जाएंगे तब आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो आप रूल करेंगे, और जब आप रूल करना सीख जाएंगे तो अप्लाई भी हो जाएगी, और जब अप्लाई हो जाएगी तब आप स्कार्सिटी पैदा कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में क्यूरियोसिटी किल द कैट। और अभी हर सिंगल शख्स के मन में यही चल रहा है कि वी अंपायर का हायर कौन है।
और ये क्यूरियोसिटी हमारे शेयर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है, ये तो आपको अच्छे से पता है। ऐसे ही तो रूल्स बनाए जाते हैं ना बिजनेस वर्ल्ड में। ये बोल करके और वो एक टच वाले स्माइल कर रहे थे। अंकल किरण मान गए थे जियांग फिमियांग के नॉलेज के ऊपर। वो कहते हैं तुमने ये तीसरा और चौथा पॉइंट काफी अच्छे से समझाया है, मैं मान गया। तो कब आना है तुम्हें बरखुरदार? इतना बोलकर उसके हाथ में एक रेड एनवलप लेकर आता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे एक्सेप्ट करो या ना करो। पर वांगजी जिस तरह से तुम्हारे बारे में बातें करता है, इससे साफ जाहिर हो गया है कि उसके दिमाग में तो तुम हो, दिल का मुझे नहीं पता है, इसे स्वीकार करो। ये बोलकर वो रेड एनवलप उसे देता है। विंग अपने डैड को देख रहा था। उसके डैड कहते हैं बड़ों की इज्जत करो विंग, क्योंकि ये तुम्हारे गुरु हैं, ये तुम्हें सिखा रहे हैं और इनसे सीखो। विंग वो रेड एनवलप लेकर के 90 डिग्री पोज करता है एंड देन कहता है वो तो बात की बात है। तो आज के लिए इतना ही, एक चैप्टर और बनेगा एंड देन उसके बाद द एंड। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अरे यार आप लोग कमेंट्स भी करा करो, क्योंकि वन शॉट सीरीज चल रही है तो व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा जाने चाहिए, क्योंकि मैं एक ही बार में 3-3 घंटे की ना नहीं बनाकर मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेंबरशिप की भी है और 2 और चैनल पे मुझे डालना है। तो 1-1 घंटे के इस पे ना वन शॉट ही चलाऊंगी, 1 या 2-2 पार्ट की या 3-3 पार्ट की, जैसे स्टोरी होगी वैसे लेंदी जाएगी, ठीक है ना? तो सारे लोग कमेंट्स करोगे और नेक्स्ट पार्ट का वेट करोगे, एक और पार्ट बनने वाला है। देन मुझे बताना, ठीक है, कि कैसा लगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।